अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट जो बेसिकली बायोलॉजी के होंगे। और पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, पीएमडीसी एमडीकैट सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट, इन तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस, इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको वीडियो की सूरत में प्रोवाइड किए जाएं और एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर इम्पोर्टेंस क्या है, वाई वी शुड डू दिस, क्यों करें। देखो, सबसे पहली बात, एमडीकैट के अंदर अगर मैं 2026 की बात करूं तो इस वक्त एमडी कैट के सिलेबस के अंदर तकरीबन 45% जो वेटेज है एमडी कैट के पेपर के अंदर वो सिर्फ बायोलॉजी का है। यानी कि अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो बायोलॉजी के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं बायोलॉजी के अंदर एंड दे आर नाउ स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। एंड अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है, बस शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, शर्त इतनी है कि आपने प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चंस, शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना चाहते हो तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। तो बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप आराम से 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर सकते हो। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस आपको मुश्किल लगती होंगी, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है एमडीकैट के लिए जो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी होता है। और जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपके लिए 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो, अब इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब क्या है, इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब यह है कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो हो सकता है वहां पे आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कोई, और आपके पास कोई वीडियो सॉल्यूशन भी ना हो। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपने करना यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने सिंपली जो है वो अपने साथ एक नोट्स की कॉपी खोल के रखनी है और हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके खुद उसका सॉल्यूशन करना है। अगर आप उसका सॉल्यूशन कर लेते हो एंड वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि सर ये तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। और अगर लेट सपोज आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ रही होंगी और उसी क्वेश्चन के अंदर उस पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि सर मैं सिंध का हूं, पंजाब का हूं, बलूचिस्तान का हूं, केपी का हूं, गिलगित का हूं, क्या मेरे लिए ये सीरीज काफी होगी, क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूं? देखो बेटा, इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम बोर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए, तमाम बोर्ड्स को देखते हुए बनाए गए। तो आसान जबान में अगर मैं बात करूं तो सिंपल में आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आया आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, बलूचिस्तान से रखते हो, केपीके से रखते हो या सिंध से रखते हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए अपना एग्ज़ाम देना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी किस्म की कोई मसले मसाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कोशिश करो कि इसको साथ साथ सॉल्व करो। अब होगा क्या, देखो एमडी कैट के अंदर एक वाहिद रास्ता जिससे आप स्कोर कर सकते हो वो एमसीक्यूज का आंसर करना ही है। और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका नहीं आता, एमसीक्यूज को मार्क करने का तरीका नहीं आता, कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका नहीं आता, तो अल्टीमेटली आप स्कोर इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और असल गेम तो बायोलॉजी का है। 81 अगर आपके नंबर आ गए तो पीछे जो नंबर बचते हैं उनको लेना काफी हद तक आसान हो जाता है, यानी कि आपका 40% तो सीधा सीधा यहां से सीधा हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत हद तक आसानी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये कि आपने कोशिश करनी है कि इस पूरी सीरीज को एंड तक देखना है, और मेरी कोशिश होगी कि तमाम चैप्टर्स जो एमडी कैट के अंदर इंक्लूडेड हैं उन तमाम चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए जाएं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी बेसिक सी रीज़न ये है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एमडी कैट का एग्ज़ाम हो, एकेयू का एग्ज़ाम हो, नम्स का एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप जो है वो मिस्टेक कर जाते हो। तो बताने का मकसद ये कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में आपसे कह रहा है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन प्ले की रोल इन। अब ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है इसका मतलब क्या है? मान के चलो मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में पानी भर लिया। अब इस कंटेनर में पानी है, और पानी क्या है? पानी है पोलर। यहां पे डाला मैंने एक ऑयल का ड्रॉप, यहां पे मैंने डाला दूसरा ऑयल का ड्रॉप। अब ये ऑयल का ड्रॉप जाएगा इस कंटेनर में, और ये जो ऑयल है ये क्या है? ऑब्वियसली ये नॉन पोलर है। अब जब मैंने पोलर सब्सटेंस के अंदर नॉन पोलर चीज को डाला तो देयर आर चांसेस कि ये दोनों ऑयल के ड्रॉपलेट करीब आएंगे और करीब आके एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे। यानी कि ये चाहते हैं कि ये पोलर सब्सटेंस के अंदर कम से कम कांटेक्ट में आए पोलर के, तो इस वजह से ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे। और फिर क्योंकि हमारे पास ऑयल का ड्रॉपलेट वाटर के ऊपर तैर सकता है तो ये सिंपल ऊपर आ जाएगा। तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर नॉन पोलर चीज पोलर सब्सटेंस के अंदर क्या करती है, खुद को ऐसे चेंज करती है, खुद को ऐसे जो है वो ढालती है ताकि उसका कम से कम वास्ता पड़े किससे? पानी से या किसी भी पोलर चीज से। दैट इज द बेसिक फंडा। अब इस चीज का मेजर रोल कहाँ होगा? टेम्परेचर स्टेबलाइजर के अंदर? नो। कूलिंग इफेक्ट के अंदर? ऑब्वियसली नहीं। ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन? नो, इससे भी डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली इसका ताल्लुक क्या है? बेसिकली इसका ताल्लुक है मेंटेनिंग इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। अब जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है ना, अब जो लिपिड बायलेयर होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये हमारे पास है बेसिकली लिपिड की बनी हुई। और इस लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर आपको लिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन के अंदर आपको जगह जगह क्या मिलेंगे? प्रोटीन भी मिलेंगे, यानी कि प्रोटीन मेजरली आपको पोलर देखने को मिलते हैं। और ये क्या है? लिपिड क्या है? लिपिड इज बेसिकली नॉन पोलर क्लासिकली अगर मैं बात करूं तो। बेसिकली हमारे पास ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कि प्रोटीन और जो हमारे पास लिपिड वाला पार्ट है, किसी ना किसी तरीके से एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर आना चाहते हैं। तो वो जो चीज़ है वो कौन बेसिकली देख रहा होता है? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन देख रहा होता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो बन जाता है ऑप्शन ए, यानी कि मेंटेनिंग इंटेग्रिटी ऑफ द लिपिड बायलेयर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है CxH2O होल Y इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये लिखा हुआ क्या है। देखो ये बेसिकली फॉर्मूला लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का। अब हम तो पढ़ते आ रहे हैं सर कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ये है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ये है। तो इनमें से कौन सा जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का दुरुस्त है? मैं आपसे कहता हूं सुक्रोज दो। सुक्रोज इज C12H22O11। क्या सुक्रोज इस फॉर्मूले के ऊपर फिट बैठता है? तो आप कहोगे सर नहीं बैठता। तो इसका मतलब ये जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, जनरल फॉर्मूला मोनोसैकाराइड का है। अब यहां पे आ जाओ, अगर इस जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ये ऑब्वियसली सबके ऊपर फिट बैठता है, सिवाय एक दो और चीजों के। अब यहां पे वही पूछ रहा है कि किसके ऊपर ये फिट नहीं बैठता, यही सवाल आपसे किया जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास
ये फॉर्मूला हर उस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फिट बैठेगा जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये तीनों आपके पास किससे मिलके बने? ये तीनों आपके पास ग्लूकोज से ही मिलके बने। तो इन तीनों के ऊपर आप ये जनरल फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन जब काइटिन की बात आती है ना, तो काइटिन मॉडिफाइड ग्लूकोज के मोनोमर से मिलके बना है। ये मॉडिफाइड है। अब सर इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन, ग्लूकोस अमीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन इसका जनरल मोनोमर है। तो इस वजह से आप इसके ऊपर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब इसके जो एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन का फॉर्मूला है ना, सम बुक सेज के इसका फॉर्मूला है C8H13O5N। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस जनरल फॉर्मूला को आप कहाँ देखोगे? एन तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था ऑब्वियसली जनरल फॉर्मूला के हिसाब से, बट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है तो ये कार्बोहाइड्रेट ही, बट मॉडिफाइड है। तो आप इसको ये कह सकते हो कि काइटिन यहाँ पे करेक्ट आंसर काइटिन ही बन रहा है और कोई करेक्ट आंसर नहीं है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन आपको दिखाई गई है। आपने क्या करना है? नेम द कंपोनेंट दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। वो कौन सी चीजें हैं जो ये मॉलिक्यूल बना रही है। ठीक है, अब अगर आप इस चीज को देखते हुए चलोगे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक 4 कोनों वाली रिंग। ठीक है, इसका मतलब है 4 रिंग कार्बन के अंदर है, तो ये फ्यूरेनोज रिंग है, फ्यूरेनोज रिंग है। और ये आपको नजर आ रही है पायरेनोज रिंग। यहां पे कितने कार्बन है? यहां पे भी आप देख लो, यहां पे भी 6 कार्बन है, यानी कि ये हेक्सोज शुगर है जो फ्यूरेनोज रिंग में मिल रही है। ये भी हेक्सोज शुगर है जो आपको पायरेनोज रिंग में मिल रही है। तो अब सवाल ये होता है कि जो गैलेक्टोज होती है, क्या गैलेक्टोज आपको इस तरीके से मिल सकती है, खासतौर पे फ्यूरेनोज वाली कंडीशन के अंदर? टेक्निकली आपने देखी नहीं होगी, सही है। तो इसका मतलब है ये तो आंसर नहीं हो सकता, गैलेक्टोज वाला इसका आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। अब सवाल ये होता है कि सर फिर क्या करेक्ट आंसर होगा? सो बेसिकली नॉर्मली जो फ्रक्टोज है ना, ये फ्रक्टोज फ्यूरेनोज रिंग बनाता है, फ्रक्टोज फ्यूरेनोज रिंग बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज सेकंड वाली जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरेनोज रिंग का है ना, तो ग्लूकोज तो फ्यूरेनोज रिंग नहीं बनाएगा, ये ग्लूकोज भी फ्यूरेनोज रिंग नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज हमारे पास क्या बनाता है? ग्लूकोज हमारे पास पायरेनोज रिंग बनाता है और ये फ्यूरेनोज रिंग बनाता है। अब अगर आप इसको देखते हुए चलो, तो जब भी आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, इसको मैं बड़ी अजीब सी ट्रिक है बट स्टिल ट्रिक है, स्वीट GF गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब इस ट्रिक से बच्चों को याद हो जाता है। तो S फॉर सुक्रोज, G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज। सुक्रोज किससे बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनती है। तो बेसिकली आपको सुक्रोज बनती हुई दिखाई जा रही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? आंसर यहाँ पे प्रिसाइजली ऑप्शन डी होता है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात कर रहा है, और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर कह रहा है डैश एंड इन दिस प्रोसेस वाटर इज डैश। हाइड्रोलिसिस के अंदर होता क्या है? हाइड्रोलिसिस के अंदर लिसिस का मतलब है तोड़ना, लिसिस का मतलब है तोड़ना। अब ये जो हाइड्रोलिसिस है ना, इसका आसान जबान में मतलब ये है कि आप वाटर की प्रेजेंस में तोड़ रहे हो। अब किसको तोड़ रहे हो? यहां पे आपको नजर आ रहा है, मान के चलो एक डायमर, डायमर नजर आ रहा है। अब अगर आपने इस डायमर को तोड़ना है, अगर आपने इस डायमर को तोड़ना है, मान के चलो यहां पे लगा हुआ है H, यहां पे लगा हुआ है OH, तो आप क्या करोगे? वाटर ऐड करोगे, वाटर टूट जाएगा H और OH के अंदर। अब होगा ये कि ये दोनों डायमर, ये दोनों जो मोनोमर है, ये एक दूसरे से बॉन्ड तोड़ेंगे, और इस वाले मोनोमर की भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो यहां पे आएगा OH और यहां पे आएगा H, वो बाइंड कर जाएगा, और इस तरीके से दोनों मोनोमर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो
असल में हाइड्रोलिसिस में लिसिस का मतलब है टूटना, तो ब्रेक डाउन हो रहा है। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? पॉलीमर का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब पॉलीमर का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, पॉलीमर ब्रेक अप टू फॉर्म मोनोमर, पॉलीमर ब्रेक अप टू फॉर्म मोनोमर, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब सवाल ये होता है कि वाटर प्रोड्यूस हो रहा है या वाटर कंज्यूम हो रहा है, तो मैंने आपको अभी बताया वाटर क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाता है। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि C2H5NO2 रिप्रेजेंट, अच्छा अब ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि मैं एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। ये वैसे आपको क्या नजर आ रहा है, ऑप्शंस में अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं, तो ये अमाइनो एसिड से रिलेटेड ही कुछ है। मान के चलो अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला ये है। एक तरफ आपने लगा दिया COOH, एक तरफ आपने लगा दिया अमाइनो ग्रुप, ये तो कांस्टेंट है, एक तरफ आपने लगा दिया हाइड्रोजन। अब गिन लो, एक दो दो कार्बन तो पूरे हो चुके हैं, ठीक है, एक नाइट्रोजन पूरी हो चुकी है, दो ऑक्सीजन पूरी हो चुकी है, और दो और तीन, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे आपको, तीन और चार, चार हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या लगाओगे कि जनरल फॉर्मूला ये बन जाए। यहाँ पे आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाने की कमी है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हो ग्लाइसिन। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है आयनिक बॉन्डिंग वुड बी प्रेजेंट इन, आयनिक बॉन्डिंग आपको कहां देखने को मिलेगी? अब जब आयनिक बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो ये जो आयोनिक बॉन्डिंग है ना, ये आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो देखने को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल जो है वो अमाइनो एसिड लीनियर सीक्वेंस के अंदर अरेंज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके अंदर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है, बट टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको आयोनिक बॉन्ड और इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन डी तो आंसर नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। इसका आंसर क्या बनता है? ऑप्शन सी बनता है, दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। कह रहे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज इलास्टिक, इनमें से कौन सा सब्सटेंस इलास्टिक है? ठीक है, इलास्टिक का मतलब ये है कि इलास्टिसिटी उसके अंदर मौजूद है। एक्टिन की जब बात करते हैं, तो एक्टिन इतना ज्यादा इलास्टिक नहीं है, तो एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इलास्टिक नहीं है। मायोग्लोबिन ये इसका काम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके रहना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो एक एंजाइम है। तो अब जो ले दे के आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, दैट इज कोलाजन। अब ये कोलाजन आपको बहुत जगह मिलता है, ये आपको स्किन में देखने को मिलेगा, ये स्किन में मिलेगा, ये आपको बोन्स में, कार्टिलेज के अंदर, यहाँ सब जगह पे देखने को मिल सकता है। तो प्रिसाइजली जो इसका आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, इस सवाल में आपसे कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ताल्लुक लिपिड की कैटेगरी से है, और आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा है। अब आपको डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ पे दे रहा है, C18H32O16, C57H110O6, इसी तरीके से C300H500 और ये आपको एक और फार्मूला दे रहा है। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा लिपिड है। देखो, लिपिड को आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। लिपिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन चीज़ें हैं, और कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन ही चीज़ें हैं। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 के रेशो में मिलता है, जबकि हमारे पास जो लिपिड है उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो अब अगर आप नोट करो फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर, तो कार्बन 18 है, और उसके पैरेलल में अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो वो 16 है। तकरीबन मोर लेस सिमिलर है, तकरीबन मोर लेस सिमिलर है। तो आप ये कह सकते हो कि लिपिड तो नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। C57H110 एंड O6, अगर आप देखो कार्बन 57 है और ऑक्सीजन सिर्फ 6 है, तो यही तो यह बात यहाँ पे आपसे की जा रही थी। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर बी हो सकता है। बट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है C300H500O250। अगर आप इस सवाल को देखो तो अगेन कार्बन 300 है और ये 250 के करीब करीब है, मोर लेस सिमिलर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। कार्बन 42 है, हाइड्रोजन 85 है और ऑक्सीजन 23 है। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन, ये समवॉट आपको ये बता रहा है, नाइट्रोजन मेनली आपको प्रोटीन में देखने को मिलता है, तो मेनली आपको ये बता रहा है कि ये प्रोटीन हो सकता है। तो आंसर यहाँ पे बन जाता है ऑप्शन बी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिपिड की कैटेगरी से बिलोंग करता है वो ऑप्शन बी। आगे चलते हैं।
इस सवाल में कह रहा है इट इज द प्रीकर्सर ऑफ बाइल एसिड। बाइल एसिड का प्रीकर्सर कौन है? तो बाइल एसिड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, बट आपने ये समझना है कि बाइल एसिड का जो प्रीकर्सर है दैट इज स्टीरॉइड। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बनता है, दैट इज स्टीरॉइड। ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है, एंड इस सवाल के अंदर कोई भी ऐसी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे चलेंगे। कह रहा है स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए, सबसे छोटा जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है? अब बेसिकली राइबोसोमल डीएनए तो यहाँ पे आरएनए की टाइप में बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये तो चला जाता है। अब राइबोसोमल आरएनए या मैसेंजर आरएनए, देखो मैसेंजर आरएनए की लेंथ वेरी करती है एक मैसेंजर आरएनए से दूसरी मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्या राइबोसोमल आरएनए है या ट्रांसफर आरएनए? तो बेसिकली हमारे पास तकरीबन 90 के करीब आपको न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल सकते हैं ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। तो ट्रांसफर आरएनए कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो यहाँ पे आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। आगे चलते हैं। कह रहे ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की कैटेगरी में नहीं आता? अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की कैटेगरी की बात करूं तो ब्लड एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन, सही है। तो ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कौन नहीं आता ये पूछ रहा है। रिसेप्टर भी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। हार्मोन्स की बात करें तो कुछ हार्मोन्स है जो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी से आने वाले कुछ हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर हो सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। सेल वॉल वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि सेल वॉल के अंदर आपको मेनली क्या मिल रहा है? सेल्यूलोज मिल रहा है। अगर मैं प्लांट की सेल वॉल की बात करूं, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब है क्या प्रोटीन नहीं है, क्या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है उसके अंदर? आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। आगे चलते हैं। कह रहे नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था जिसके अंदर एक फॉर्मूला हमने देखा था, और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो अमाइनो एसिड का, तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे आपको ग्लाइसिन का देखने को मिलता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है दैट वुड बी ग्लाइसिन। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, ग्लाइसिन वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। क्या आयोडीन टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, आयोडीन टेस्ट आप करते हो किसकी डिटेक्शन के लिए? आयोडीन टेस्ट की जब बात की जाती है तो आयोडीन टेस्ट के अंदर आपको ये समझना होता है कि आयोडीन टेस्ट आप स्टार्च की डिटेक्शन के लिए कर सकते हो, क्योंकि अगर स्टार्च होगा, अमाइलोज होगा, तो मेनली जो है वो आप आयोडीन टेस्ट करके पता लगा सकते हो कि आया स्टार्च है इसके अंदर या नहीं है, ठीक है। उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि स्टार्च की डिटेक्शन के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो आयोडीन टेस्ट को। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का बना होता है किसकी पॉलीमराइजेशन से? तो अभी हमने पढ़ा कि काइटिन जो है ये हमारे पास होता है एक पॉलीमर, और ये पॉलीमर किसका होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन का पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है वो एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन बनेगा। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगले सवाल में आपसे कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एक्सेप्ट, इनमें से सारे मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जाम्पल हैं सिवाय। अब मैक्रोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनको आप तोड़ के माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप जब भी पढ़ते हो तो डीएनए और आरएनए का जिक्र आता है, तो ये दोनों तो आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन की जब बात की जाती है तो हीमोग्लोबिन इज आल्सो प्रोटीन, तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास समवॉट मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसका मतलब है ये भी हो गया। आपसे पूछ रहा है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट के अंदर जब भी बात की जाती है तो आपने जो चीज़ नहीं होती वो बतानी होती है ऑब्वियसली। तो एटीपी की जब बात की जाती है तो एटीपी आपके पास क्या है? एटीपी आपके पास जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो मेनली न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल तो नहीं हो सकता, इट इज मोनोमर, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अच्छा भाई आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विच सब्सटेंस कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपसे कह रहा है भाई किस सब्सटेंस के पास कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। अब जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये मोस्टली आपको पता है दो ही जगह मिल सकता है। एक है आपके पास लिपिड,
कौन सी कैटेगरी है आपके पास? कार्बोहाइड्रेट। ये कैटेगरी आपके पास हो सकती है, तो कार्बोहाइड्रेट, ये दो कैटेगरी आपके पास हो सकती है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जिक्र तो नहीं है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जिक्र है। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मेनली आपको कहाँ मिलता है? नाइट्रोजन मेनली आपको प्रोटीन्स के अंदर मिलता है। तो अगर आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ जो कि प्रोटीन का मोनोमर है, तो यहाँ पे कार COOH ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पे R आ जाता है, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप या इस तरह की चीज आ जाएगी, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप आ जाएगा NH2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे कार्बन भी है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद है। अब इनमें से कौन सा हमारे पास जो है वो प्रोटीन है, यानी कि अमाइनो एसिड? तो DNA तो एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर शुगर, फॉस्फेट, ये सारी चीजें होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। अमाइलोपेक्टिन कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन तो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन ए, 2 ओनली इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहे हैं एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सेल के लिए। तो सेल के अंदर जो सबसे पहली एनर्जी इस्तेमाल की जाती है वो क्या होती है? वो हमारे पास मेनली जो है वो ग्लूकोज होती है। अब सवाल ये होता है कि सर यहाँ पे आंसर ग्लूकोज होगा या यहाँ पे आंसर जो है वो ATP होगा? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि यहाँ पे आंसर ग्लूकोज होगा या यहाँ पे आंसर ATP होगा। अब देखो, यहाँ पे कह रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और साथ में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे इन्होंने लफ्ज कार्बोहाइड्रेट लिख के क्लियर कर दिया कि कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, यहाँ ATP आंसर नहीं हो सकता। हालांकि मेनली लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को देख के आंसर क्या लगाएंगे? ATP। बट यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कार्बोहाइड्रेट, तो ATP कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ATP एक न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्लूकोज। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहा है मोस्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर आर फाउंड बाय कंपाउंड दैट कंटेन प्राइमरली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉडी के स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर जो आपको बॉन्ड मिलता है, जो बेसिकली आपके पास बॉन्ड होगा, वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर, या अगर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा तादाद के अंदर मिलते हैं एज कंपेयर टू बाकी अदर बॉन्ड्स के। तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा प्रेवलेंट है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? आंसर यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी हो जाता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगले सवाल में आपसे कह रहा है ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेकेराइड एक्सेप्ट, तमाम मोनोसेकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिवाय। अब मोनोसेकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जब बात की जाती है तो हमें पता है कि जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, चाहे 3 कार्बन वाला हो, लेट सपोज यहाँ पे मैं 3 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड बना लेता हूँ। अब इस 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड के ऊपर अगर ये एल्डिहाइडिक है तो कार्बन नंबर 1 पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा, अगर ये कीटोनिक है तो कार्बन नंबर 2 पे होगा। उसके अलावा जितने भी कार्बन है वहां पे क्या होता है? OH ग्रुप मौजूद होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? OH ग्रुप मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये कि तमाम कार्बन पे OH होगा सिवाय कार्बोनाइल ग्रुप के। ठीक है, ये बात तो ठीक है, आपने गलत बात बतानी है। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताया हुआ, इट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होगी? मोनोसेकेराइड होगी। बात ठीक है, मान लेते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट इन टेस्ट, ऐसे ही होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा स्वीट इन टेस्ट होता है, ये भी बात ठीक है। तो इसका मतलब है जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, डाइजेशन बाय अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम के अंदर अमाइलेज क्या करता है? नॉर्मली अमाइलोज या स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, और ये जो अमाइलोज या स्टार्च है ना, ये पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी के अंदर चला जाता है। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाता है, दैट इज डाइजेशन बाय अमाइलेज एंजाइम। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सी शुगर ऐसी है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें होती हैं, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर होंगी 3 चीजें, एक होगी पेंटोज शुगर, दूसरा होगा फॉस्फेट, और तीसरी चीज जो यहां पे होगी दैट इज नाइट्रोजनस बेस। अगर आप इन तीनों को देख के चलो तो यहाँ पे पेंटोज शुगर मिल रही है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कौन सी शुगर मिल रही है? पेंटोज शुगर मिल रही है, या तो वो राइबोज शुगर होगी या वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ ग्लूकोपायरानोज। अब देखो,
आपने याद रखना है हमारे पास जो 4 कार्बन वाली रिंग होती है उसको कहते हैं फ्यूरेनोस। 4 कार्बन वाली रिंग जिसके अंदर 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं फ्यूरेनोस। अब यहां पे सवाल में आपसे कह रहा है कि ग्लूकोपायरेनोस के अंदर कितने कार्बन रिंग में होंगे। पायरेनोस, पायरेनोस मतलब 5, 5 मतलब पेंटा 5, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे रिंग के अंदर कितने कार्बन होंगे, यहाँ पे रिंग के अंदर आपको 5 कार्बन देखने को मिलेंगे। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिंपल, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। कह रहा है जेलीफिश हैज एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जेलीफिश के पास बहुत अबंडेंट अमाउंट के अंदर पानी मिलता है और इसकी बॉडी में कितने परसेंट पानी होता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है। अब ये थोड़ा सा बुक लाइनर क्वेश्चन है और इसके अंदर सीधा सीधा जो आपके पास आंसर बनता है वो बनता है 99%, क्योंकि 99% जेलीफिश की जो बॉडी है वो पानी से बनी होती है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज 99%। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब जब आप स्टार्च को तोड़ोगे तो स्टार्च को तोड़ने के ऊपर आपको क्या मिलेगा। एलिमेंट्री कैनाल में जब स्टार्च को तोड़ा जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा। अब नॉर्मली जब आप स्टार्च को तोड़ते हो तो स्टार्च को तोड़ने के नतीजे में आपको एक डाइसैकेराइड देखने को मिलता है, दैट इज माल्टोस। और फिर ये माल्टोस फर्दर 2 ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होता है, दैट इज माल्टोस। ठीक है, तो प्राइमरीली पहले माल्टोस और आइसोमाल्टोस में कन्वर्ट होगा, देन फिर आगे कहानी चलेगी। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाता है। आगे चलो। कह रहे इंटेग्रिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेंटेन ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया, इसका आंसर क्या है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है, वेरी सिंपल, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मिलने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन क्या होगा, आइदर ट्रिप्सिन होगा, आइदर हीमोग्लोबिन होगा, आइदर कोलाजन होगा या आइदर इंसुलिन होगा। देखो ट्रिप्सिन और इंसुलिन ये तो काइंड ऑफ बॉडी में रेगुलेशन करने वाले चीजें, तो ये तो नहीं हो सकते। अब हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा या कोलाजन ज्यादा होगा। देखो कोलाजन आपको स्किन में भी मिल रहा है, बोन में भी मिल रहा है, कार्टिलेज में भी मिल रहा है। तो स्किन, बोन, कार्टिलेज अगर इतनी जगह के ऊपर मिल रहा है तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होगा, ऑब्वियसली कोलाजन होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी बन जाता है, दैट इज कोलाजन, नॉट हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे आंसर नहीं होता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा बॉन्ड, इनमें से सारे बॉन्ड कोवेलेंट है सिवाय किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो कोवेलेंट नहीं है। अब देखो, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड हो जो कि प्रोटीन के अंदर देखने को मिलता है अमीनो एसिड के दरमियान, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जो कि आपको न्यूक्लियोटाइड के दरमियान देखने को मिलेगा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब है ये दोनों तो कोवेलेंट बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो आपको 2 मोनोसैकेराइड के दरमियान देखने को मिलता है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कोवेलेंट बॉन्ड है, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये अलग तरह का बॉन्ड है। तो दिस इज द राइट आंसर, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। आगे चलते हैं। डाइपेप्टाइड का मतलब क्या, मान के चलो ये एक मोनोमर है। मोनोमर का मतलब बेसिकली हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट सपोज ये एक अमाइनो एसिड, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब इन दोनों अमाइनो एसिड को मिलाओगे और ये जो बॉन्ड बनाओगे इसको कहोगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब ये 2 मोनोमर को यानी कि 2 अमाइनो एसिड को मिला के आपने ये क्या बनाया, ये पॉलीपेप्टाइड है, नहीं, ये डाइपेप्टाइड है। अब ये डाइपेप्टाइड में हो सकता है कि ये अमाइनो एसिड एक ही तरह के, हो सकता है ये अमाइनो एसिड डिफरेंट तरह के, भाई डिफरेंट तरह के भी तो होते हैं ना अमाइनो एसिड, एक तरह के भी हो सकते हैं। तो यहां पे आंसर 2 सिमिलर अमाइनो एसिड अटैच बाय पेप्टाइड बॉन्ड, नहीं, ये नहीं होगा, सिमिलर नहीं है ना, 2 डिसिमिलर, ये आप शर्त नहीं लगा सकते, इसका मतलब है ये भी गलत होगा। अब यहां पे आंसर होगा 2 सिमिलर और डिसिमिलर प्रोटीन, ये प्रोटीन लिखा हुआ है, प्रोटीन नहीं हो सकता। 2 डिसिमिलर और सिमिलर अमाइनो एसिड अटैच बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यस दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे अमाइनो एसिड सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं जिनके दरमियान आपको पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड स्टेबलाइज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट। अब टर्शरी स्ट्रक्चर नॉर्मली कौन सा बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा होता है, मेनली अगर हम देखें तो मेनली प्रोटीन के अंदर आपको टर्शरी स्ट्रक्चर में आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड तो मिलेंगे, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड तो हर हाल में मिलेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो इसका मतलब है ये तीनों चीजें जो है स्ट्रक्चर को, खासतौर पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर
टर्शियरी स्ट्रक्चर कब बनता है? जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर और कॉइल करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर उसके अंदर फर्दर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग मिक्स होती है, और आयनिक बॉन्डिंग होने के बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका मतलब ये तीनों बॉन्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे। बट कौन टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज नहीं करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब सर पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन में वैसे ही होता है, तो प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कैसे नहीं करेगा? देखो, प्रोटीन बिना पेप्टाइड बॉन्ड के तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन एक सिंपल सा प्रोटीन है जिसके अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बना के और एक प्रोटीन बना रहे, क्या वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है? ऑब्वियसली नहीं। तो इसका मतलब है प्रोटीन के लिए पेप्टाइड बॉन्ड होना तो शर्त है, पेप्टाइड बॉन्ड के बगैर प्रोटीन पॉसिबल नहीं है। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबलाइजेशन में मेनली रोल प्ले नहीं कर रहा। तो दिस इज द राइट आंसर, यही आपके पास राइट आंसर होता है। अब इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है, हाउ मेनी पायरोल रिंग्स आर प्रेजेंट इन अ हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है हीम ग्रुप और दूसरा होता है ग्लोबिन की चेन्स। एक नॉर्मल अडल्ट इंसान के अंदर दो अल्फा चेन होती हैं और दो बीटा चेन होती है। अब हीम ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलता है? हीम ग्रुप के अंदर आपको पायरोल रिंग मिलती है, पायरोल रिंग मिलती है, और इन पायरोल रिंग से बेसिकली हीम ग्रुप बन रहा होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है इसका। अब आपसे कह ये रहा है कि एक हीम ग्रुप के अंदर इन अ हीम ग्रुप कितने पायरोल रिंग मिलती है। तो समझने वाली बात ये है कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर एक हीम ग्रुप है, तो उस हीम ग्रुप के अंदर वैसे तो 4 ग्लोबिन की चेन है तो 4 हीम ग्रुप है, लेकिन मैं एक हीम की बात कर रहा हूं। नॉर्मली मान के चलो, मैंने आपको बताया कि 4 ग्लोबिन की चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा, तो 4 ही हीम ग्रुप होंगे। अब अगर मैं एक हीम ग्रुप को ले लूं तो उस एक हीम ग्रुप के अंदर कितनी पायरोल रिंग होंगी? तो यहां पे आपने ये समझना है कि यहाँ पे कितनी रिंग होगी, यहाँ पे 4 पायरोल रिंग। समझने वाली बात ये कि एक हीम के अंदर 4 पायरोल रिंग होंगी। तो अगर आपसे पूरा, यहाँ पे तो वैसे एक की बात की जा रही है तो आंसर यहाँ पे 4 होगा, बट अगर इसी तरह का सवाल आपसे पूछा जाए और आपसे कहा जाए कि टोटल हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी पायरोल रिंग होगी, तो भाई 4 हीम ग्रुप हैं, एक हीम के अंदर 4 पायरोल रिंग होती हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 4 को 4 से, आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तब इसका आंसर क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। बट अभी इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज 4। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है, दो चेन है इंसुलिन की और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश इन डैश स्ट्रक्चर। अब जब आप इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड है और यहां पे एक दूसरी चेन है जिसके अंदर 30 अमाइनो एसिड है। तो टोटल 51 अमाइनो एसिड होते हैं इंसुलिन की चेन के अंदर, और ये 51 अमाइनो एसिड इस तरीके से दो चेन के अंदर अरेंज होकर जुड़े हुए होते हैं इस बॉन्ड से, जिसको आप कहते हो डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज, कह जो भी कहना चाहो कह सकते हो। अब सवाल ये होता है कि इटसेल्फ इंसुलिन कौन से स्ट्रक्चर के अंदर एट द एंड होता है। याद रखना, इंसुलिन जब बनता है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन जब बन रहा है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे बनता है। लेकिन उसके अंदर फिर कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ये खुद को फोल्ड करता है, खुद को अरेंज करता है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर ये क्वाटनरी इन नेचर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो प्राइमरी तो नहीं बनेगा, यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो डाइसल्फाइड ब्रिज दैट इज क्वाटनरी बनेगा। तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है ईच फ्लैट लीनियर अल्फा चेन एंड बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम एग्जिबिट। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि कोई भी चेन या कोई भी पॉलीपेप्टाइड जब बन रहा है तो उस टाइम के ऊपर, जब वो बन रहा है, जस्ट सिंथेसाइज हुआ है, तो उस वक्त उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो सिंपल, उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और किस तरह से कितने अमाइनो एसिड हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बनेगा। याद रखने वाली बात ये, कोई भी प्रोटीन जब बनता है फौरन तो वो किस स्ट्रक्चर में बनता है? प्राइमरी में। फिर अल्टीमेटली वो आगे जाके अपना स्ट्रक्चर सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जैसे ही फ्लैट का लफ्ज आया, फ्लैट लीनियर मतलब सिंपल अमाइनो एसिड लीनियर चेन के अंदर अरेंज हो गए, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है लाइपेज कैन हाइड्रोलाइज देम। लाइपेज किन को तोड़ सकते हैं?
लाइपेज लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम्स है। अब अगर लाइपेज लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम है तो लाइपेज नॉर्मली किसको तोड़ते हैं? देखो लाइपेज की जब बात की जाती है तो लाइपेज नॉर्मली जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और नॉर्मली बॉडी के अंदर ये किसको तोड़ते हैं? ट्राइग्लिसराइड को तोड़ते हैं। किसके अंदर? फैटी एसिड के अंदर और ग्लाइसरॉल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे इनको तोड़ने का बेसिकली काम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? ट्राइग्लिसराइड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा लिपिड ऐसा है जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। अब हमें पता है कि लिपिड बहुत सारे आप उसको कैटेगराइजेशन में लेके जा सकते हो। ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो नॉर्मली स्टोर होते हैं, वैक्सेस हो सकते हैं, टर्पिनॉइड्स हो सकते हैं, और भी कई सारे तरह के हो सकते हैं। बट मेजर आपने क्या समझना है कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर मिलते हैं वो क्या होते हैं। तो अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो इस तरीके से आपको ये मिलते हैं फॉस्फोलिपिड, और ये दो लीनियर, दो सिंपल रॉस के अंदर अरेंज होते हैं, इसीलिए आप इसे लिपिड बायलेयर कहते हो। तो हमारे पास जो आंसर है वो है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड, और इस टिपिकल न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर के किस कार्बन के ऊपर अटैच है? बहुत सिंपल सा सवाल है। अब नॉर्मली मेरे पास ये पेंटोज शुगर है, मान के चलते हैं ये पेंटोज शुगर है। अब इस पेंटोज शुगर के साथ समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन होता है पेंटोज शुगर का, वो नाइट्रोजनस बेस के साथ ग्रुप बनाता है, मतलब नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो फिफ्थ कार्बन होता है, 5 बार पोजीशन होती है, ये फॉस्फेट के साथ अरेंज होता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन पे अरेंज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाता है। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है एंटीकोडॉन जिस आरएनए के ऊपर होता है वो कौन सा होता है? देखो हमें पता है नॉर्मली डीएनए है, इस डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। तो इस प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शन, और फिर इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब हमें पता है जो जीन्स होते हैं दे आर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और वो कहां होते हैं? डीएनए के ऊपर। फिर जब आप ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करते हो तो यहां पे बनता है मैसेंजर आरएनए। मान के चलो ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर इस तरीके से ए यू जी, ये 3 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये अरेंज हुई, तो इन्होंने मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये बना दिया कोडॉन। तो अगर आपसे कोडॉन के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा मैसेंजर आरएनए। लेकिन इस कोडॉन को पढ़ता कौन है? ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए इस कोडॉन के बदले में एक अमीनो एसिड लाके लगाता है। तो एंटीकोडॉन कहां होगा? एंटीकोडॉन इसी ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। तो समझने वाली बात यह है कि एंटीकोडॉन आपके पास ट्रांसफर आरएनए के ऊपर होता है, दैट इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कह रहा है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन किसके डेरिवेटिव है? तो चाहे ईस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, टेस्टोस्टेरॉन हो, ये तीनों हमारे पास जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स कहां से आते हैं? दे आर स्टीरॉइड डेरिवेटिव। आंसर यहाँ पे सिंपल ऑप्शन सी बनता है, दैट इज स्टीरॉइड। ठीक है, कोई ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, फैटी एसिड वगैरह नहीं है आंसर यहाँ पे। आगे चलेंगे। कह रहा है द वन विच इज नॉट रिलेटेड टू अदर, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो दूसरों से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, अब अगर आप देखो तो कोलाजन है, क्यूटिकल है, हीमोग्लोबिन है, सिल्क है। अगर आप इनमें से देखो तो क्या कहानी बन सकती है? देखो कोलाजन प्रोटीन की नेचर में आ रहा है, हीमोग्लोबिन भी आपके पास समवॉट प्रोटीन की नेचर में चला जाएगा। ऑब्वियसली वो प्रिसाइजली आप उसे प्योरली प्रोटीन नहीं कहोगे, बट प्रोटीन की नेचर में। सिल्क काइंड ऑफ सब्सटेंस भी प्रोटीन की नेचर में आती है, जबकि क्यूटिकल जो है ना ये वैक्सी लेयर होती है, इसका इन तीनों से ताल्लुक है ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी बनता है, दैट इज क्यूटिकल। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन आर चेन ऑफ ओलिक एसिड। अब आर चेन ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड क्या है? एक फैटी एसिड है, और अगर आप फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो ये आ गया कार्बोनाइल ग्रुप, यहां पे आ गया OH, तो इसे आप ये लिख सकते हो COO
H, ये आ गया आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आप R लगा लो तो ये क्या बन जाएगा, फैटी एसिड बन जाएगा। अब ये तो पूरा हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में तो सवाल आपसे कर भी नहीं रहा, आपसे कह रहा है ओलिक एसिड के अंदर R चेन में कितने कार्बन होंगे, तो इसको आप निकाल दो। ओलिक एसिड में टोटल कितने कार्बन होते हैं, 18 कार्बन होते हैं, तो 18 में से एक कार्बन यहां निकल गया तो पीछे कितने बचे, 17 कार्बन। 17 कार्बन R चेन के अंदर होंगे, तो आंसर यहां पे ऑप्शन डी बन जाता है, दैट इज 70, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन एल्केन, कीटोन बॉडीज, अल्कोहल एंड ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अगर आप क्या लो, अगर आप अल्केन लो, लॉन्ग चेन अल्केन, या कीटोन बॉडीज ले लो, या अल्कोहल ले लो, और इनका ईस्टर बना लो किसके साथ, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ। अब अगर ये सवाल आपको नहीं भी समझ में आ रहा ना, तो इस सवाल के अंदर जो असल कहानी मौजूद है वो है ईस्टर। ईस्टर बना रहे हो किसका किसके साथ, ईस्टर बना रहे हो लॉन्ग चेन, अल्केन छोड़ दो, कीटोन बॉडी छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा कोई मसले वाली बात नहीं है, अल्कोहल पकड़ लो। अब अगर आप लॉन्ग चेन अल्कोहल का ईस्टर बना रहे हो लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ, तो क्या होगा भाई, हमने पढ़ा है कि ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, अगर उसको फैटी एसिड के साथ मिलाओगे तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड। लेकिन इस ग्लिसरॉल के अलावा अगर आप कुछ और ले रहे हो, कोई भी अल्कोहल, लंबी चेन वाला अल्कोहल ले रहे हो, तो अब क्या बन जाएगा, अब वैक्स बन जाएगा। तो यहां पे जो आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन सी, वैक्सेस। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहा है बी वैक्स। बी वैक्स किसकी एग्जांपल है, तो जो बी वैक्स है ऑब्वियसली वो नेचुरली आपको मिलता है, और जब एक चीज आपको नेचुरली मिल रही है तो वो नेचुरल वैक्स होगा, सिंथेटिक टर्पेनॉइड, सिंथेटिक तो नहीं होगा, सिंथेटिक तो नहीं होगा, अब नेचुरल वैक्स होगा, ये नेचुरल टर्पेनॉइड होगा। अब सवाल ये होता है कि सर इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है वैक्स नजर आ रहा है तो इसका आंसर वैक्स होगा, ठीक है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, नेचुरल वैक्स इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहा है स्केलेटन ऑफ फॉस्फोलिपिड इज, फॉस्फोलिपिड के जो स्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना होता है। अब हम नेचुरली देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड बनता कैसे है। ये मेरे पास ग्लिसरॉल है, इसको मैं जी से लिख देता हूं, ग्लिसरॉल के साथ 3 ग्रुप आप लगा सकते हो, यहां पे आपने 2 फैटी एसिड लगा दिए और ऊपर जोड़ दिया फॉस्फेट, तो ये बन गया फॉस्फेटिडिक एसिड। इस फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ आप कुछ लगा लो, इनोसिटॉल लगा लो या इस तरह का कुछ लगा लो, तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो स्केलेटन है, बेसिक स्केलेटन है, ये किससे मिलके बना है, इस ग्लिसरॉल से। अगर ये ग्लिसरॉल ना हो तो फैटी एसिड कहाँ जुड़ेगा, फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा, तो ग्लिसरॉल मेन बी चीज का काम कर रहा है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले सवाल में कह रहा है पोलर पार्ट ऑफ लेसिथिन इज, लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। अब लेसिथिन अगर एक फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फोलिपिड के 2 हिस्से होते हैं, एक ये ऊपर वाला पोलर पार्ट होता है जिसको हेड कहते हो, और नीचे वाला जो कि चेन से मिलके बना है, फैटी एसिड से मिलके बना है, ये टेल होता है, और ये नॉन पोलर होता है। तो क्या पोलर है, हेड पोलर है। तो अगर हेड पोलर है तो हेड में क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है, नहीं हाइड्रोकार्बन चेन तो टेल में, तो इसका मतलब ये है कि हेड कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, हेड कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप के अंदर आपको बाकायदा तौर पे क्या मिलता है, ग्रुप बेसिकली आपको चार्ज देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज पोलर इन नेचर। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। आगे चलते हैं, ओलिक एसिड क्या है। अब हमें पता है कि ओलिक एसिड एक फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड 2 तरह का हो सकता है, एक होता है सैचुरेटेड जिसके अंदर सारे सिंगल कार्बन बॉन्ड होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड जिसके अंदर सिंगल कार्बन, डबल कार्बन और ट्रिपल कार्बन बॉन्ड मिल सकते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मिल सकते हैं। अब अनसैचुरेटेड भी 2 तरह का होता है, मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली मूफा के अंदर एक डबल बॉन्ड, मोनो अनसैचुरेटेड, और फूफा के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड। अब ओलिक एसिड किसकी कैटेगरी में आता है, तो ओलिक एसिड हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आता है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में कौन आ जाएगा, ओलिक एसिड, जिसके कार्बन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
आगे चलते हैं। कह रहा है एक टिपिकल न्यूट्रल फैट है। न्यूट्रल फैट का मतलब ट्राइग्लिसराइड। वो किससे बना होगा? तो अगर मैं यहां ग्लिसरॉल लूं और ग्लिसरॉल के साथ इस तरीके से 3 फैटी एसिड लगा दूं, तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा एक ट्राइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड क्या होता है? जब 2 फैटी एसिड लगाओ, या आप बेसिक स्ट्रक्चर देख लो उसका। तो बताने का मकसद ये कि यहां पे एक ग्लिसरॉल को 3 फैटी एसिड के साथ मिला। तो एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड नहीं, 3 ग्लिसरॉल नहीं, 3 ग्लिसरॉल नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे एक सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड इज नॉट फाउंड इन डीएनए। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर आपको नहीं मिलेगा? तो याद रखना, डीएनए के अंदर आपको थायमीन नाइट्रोजनस बेस मिलेगी, यूरासिल नहीं मिलेगा। अब कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगा? जिसके अंदर यूरासिल होगा। और वो न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर यूरासिल है, ऑब्वियसली वो डीएनए में नहीं मिलने वाला। तो देख लो, यूरासिल मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी यूरासिल मोनोफॉस्फेट, यूरेटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरासिल यूरेटिडीन। यूरेटिडीन कहां से आया? यूरासिल से आया। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिंक फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर इज। अब नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट शुगर के दरमियान जो लिंक मिल रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड कौन सा होगा? नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट शुगर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, ये फॉस्फेट शुगर, पेंटोज शुगर है, और ये नाइट्रोजनस बेस है। तो ऑब्वियसली यहां पे कार्बन होगा और यहां पे एक तरफ नाइट्रोजन होगा। तो बेसिकली बॉन्ड बन रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। तो ये कौन सा लिंकेज है? सीएन लिंक है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है। सिंपल, वेरी सिंपल। 46 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट कैरिड आउट बाय। अच्छा, ये बुक लाइनर क्वेश्चन है। सबसे पहले डीएनए की जो एक्सरे डायफ्रैक्शन की थी वो किसने की थी? बहुत सिंपल सा आंसर है। यहां पे आंसर क्या होगा? रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। बुक लाइनर क्वेश्चन है। हाँ, वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सरे डायफ्रैक्शन। आगे चलेंगे। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी वाटर एक्ट एज थर्मोस्टेबलाइजर। किस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर थर्मोस्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है? थर्मोस्टेबलाइजर का मतलब यह कि टेम्परेचर इतनी आसानी से चेंज नहीं होता, टेम्परेचर स्टेबल रहता है पानी का। किस प्रॉपर्टी की वजह से? हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? 1 ग्राम पानी को कितनी हीट दोगे कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए? ये तो आप बेसिकली वाटर को उसकी स्टेट चेंज करने की बात कर रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है? मान के चलो मेरे पास ये 1 ग्राम सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसका टेम्परेचर 11 करना चाहता हूं, तो जितनी हीट मुझे इसको देनी पड़ेगी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, उसको मैं कहूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, अगर इसकी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी तो ये आराम से टेम्परेचर बढ़ा लेगा। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। दिस इज द राइट आंसर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से थर्मोस्टेबलाइजर का काम करता है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन या आयनाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है सबसे ज्यादा अबंडेंटली मिलने वाला कंपाउंड हमारे सेल के अंदर क्या? यहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो अगर कोई जिक्र नहीं किया गया और अबंडेंट कंपाउंड पूछ रहे तो आप आंख बंद करके आंसर क्या मार्क करोगे? वाटर। अगर यहाँ पे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता फिर प्रोटीन हो जाता। तो ये आपने याद रखना, सही, बेसिक सवाल है। आगे चलेंगे। वाटर असेंड इन जाइलम वेसल ड्यू टू ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। अब ये जो जाइलम के अंदर पानी ऊपर चढ़ता है ना, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से? तो इसके अंदर कोहेजन और एडहेजन बड़े इंपॉर्टेंट है। कोहेजन का मतलब ये कि वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। ये किस वजह से? कोहेजन किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एडहेजन क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल जाइलम की वॉल के साथ चिपक रहा है, तो कोहेजन एडहेजन तो लाजमी तौर पे होगा। और कोहेजन किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये भी होगा। तो क्या आंसर नहीं होगा?
हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन आंसर नहीं हो सकता, वो इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन कर रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट पूछा था तो यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। कह रहा है यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड कंस्टिट्यूट। एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि फुल्ली फोल्ड है, मतलब आपने उसको जितना फोल्ड कर सकते थे आपने उसको कर लिया। अब वो कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर तो लीनियर चेन होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ी कॉइलिंग होती है, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड मिल जाता है। बट जो सादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फुली फोल्डेड, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि जनरल फॉर्मूला बताओ किसका? मोनोसैकेराइड का। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O होल है, ठीक है। अब अगर आप यहां देखो तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज CnH2O होल है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी चीज एनाबॉलिक प्रोसेस की क्लासिकल एग्जाम्पल? अब जब एनाबॉलिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये कि मान के चलो आपके पास ये छोटी छोटी चीजें हैं, मोनोमर है, इनको मिला के आप एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि एक पॉलीमर बनाना चाहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जिसके अंदर बेसिकली आप ग्लूकोज को तोड़ रहे हो, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर। सेम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए भी इस्तेमाल होगा, डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर भी यही हो रहा होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका जो आंसर है वो क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हो, ऑब्वियसली कुछ बना रहे हो, जब बनाने की बात आएगी तो एनाबॉलिक प्रोसेस आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। दीज आर रेयर इन नेचर एंड अकर इन सम बैक्टीरिया। नॉर्मली ये आपको इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या मौजूद होते हैं? नॉर्मली ये हमारे पास एरिथ्रोज होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ग्लूकोज, राइबोलोज, राइबोज ये आपको नॉर्मली आराम से मिल जाएगी, बट जो नहीं मिलेगा वो एरिथ्रोज है। एरिथ्रोज जो कि 4 कार्बन वाली शुगर है, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर ही होती है और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। फाइब्रस प्रोटीन डू नॉट टेक पार्ट इन। फाइब्रस प्रोटीन किसके अंदर रोल प्ले नहीं करते? अब देखो फाइब्रस प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रोल प्ले नहीं करते, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले नहीं करते, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले नहीं करते, या फॉर्मेशन ऑफ नील के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। फॉर्मेशन ऑफ नील का मतलब है कैराटिन, तो कैराटिन ऑब्वियसली फाइब्रस प्रोटीन है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ब्लड क्लॉटिंग है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मायोसिन हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल में आ जाता है, तो फाइब्रस प्रोटीन मायोसिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है, ये भी नहीं हो सकता। अब ब्लड क्लॉटिंग है या ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड है, ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेजरली रोल प्ले कर रहा है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या है? ये हीमोग्लोबिन हमारे पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, फाइब्रस प्रोटीन कभी भी क्वाटनरी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होता, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाता है। अब ब्लड क्लॉटिंग एक बड़ा जिसे आप कहोगे ब्रॉड टर्म है, तो इसके अंदर क्योंकि ये ब्रॉड टर्म है तो इसके अंदर आप इसको आंसर करेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि आपको प्रिसाइजली यहाँ पे जो एक क्लियर कट आंसर नजर आ रहा है वो हीमोग्लोबिन नजर आ रहा है, जो कि क्वाटनरी स्ट्रक्चर के अंदर है। फाइब्रस प्रोटीन कभी भी क्वाटनरी स्ट्रक्चर में नहीं होगा, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा भाई इस सवाल की तरफ चलते हैं, और इस सवाल में आपसे कह रहा है वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो कि आपको प्राइमरीली देखने को मिलता है एग एल्ब्यूमिन के अंदर, ठीक है। अब एग एल्ब्यूमिन के अंदर मिलने वाला जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है वो ओवल ब्यूमिन होता है, और ये जो ओवल ब्यूमिन होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास एग वाइट के अंदर या एग एल्ब्यूमिन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि ये हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, बाकी सब इसके आंसर नहीं हो सकते, सिंपल। आगे चलते हैं। इस सवाल में कह रहा है सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, इसके लिए आपने याद रखना है, एक ट्रिक है स्वीट
ग्रैंडफादर या स्वीट गर्लफ्रेंड, जो भी याद रखना चाहो आप याद रख सकते हो। तो एस फॉर सुक्रोज, जी फॉर ग्लूकोज, एफ फॉर फ्रक्टोज। सुक्रोज टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है फाइब्रस प्रोटीन हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। फाइब्रस प्रोटीन के पास सारी प्रॉपर्टी होंगी सिवाय। अब फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिक तो होगा, ये तो होगा, बिल्कुल होगा। इनसॉल्युबल इन वाटर। अब सवाल ये आता है कि क्या फाइब्रस प्रोटीन पानी में इनसॉल्युबल है, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, या स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है? नॉर्मली ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन तो होता है, तो अब ऑप्शन ए या बी में से कोई एक आंसर होगा। अब आइदर ये इनसॉल्युबल इन वाटर है या आइदर ये क्रिस्टलाइन नेचर का है, इसमें से क्या आंसर हो सकता है? तो याद रखना हमारे पास जो क्रिस्टलाइन नेचर है ये किसकी होती है? ये होती है आपका दूसरा जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है उसका। यही आपके पास आंसर होगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगले सवाल में आपसे कह रहा है डैश स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन इट। अब ये जो नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो याद रखना नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की जब बात की जाती है तो यहां पे मान के चलो ये 4 अमाइनो एसिड है, ये मिलके एक प्रोटीन बना रहे हैं। अब इस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा और अमाइनो एसिड का नंबर क्या होगा? ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब प्रोटीन बनता है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए प्राइमरी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन, ब्लड के अंदर नॉर्मली कितनी ग्लूकोज होती है या कितनी फ्रक्टोज होती है, कितनी सुक्रोज होती है? तो पहली बात, फ्रक्टोज और सुक्रोज तो मेनली आंसर नहीं होगा, मेनली ब्लड के अंदर ग्लूकोज होती है, तो 0.8 होगी या 0.08 होगी। तो ये काइंड ऑफ रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 0.08%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगले सवाल में आपसे कह रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको किस में देखने को मिलता है? तो याद रखना नॉर्मली जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर आपको टर्शरी या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो पैप्सिन एक एंजाइम है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगा, मतलब टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ग्लूकागॉन भी नहीं हो सकता, एंटीबॉडी भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? फिब्रिन होगा, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिब्रिन इज द राइट आंसर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो क्लासिकल एग्जांपल होगी वो फिब्रिन की। फिब्रिन वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है मोनोसैकेराइड परफॉर्म फॉलोइंग रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। मोनोसैकेराइड सारे रोल प्ले करते हैं सिवाय। मोनोसैकेराइड जाहिर सी बात है मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड बनेगा, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये तो होगा। अच्छा, मोनोसैकेराइड सोर्स ऑफ एनर्जी है, यस, ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बॉडी उसी को इस्तेमाल करती है पहले, तो ये भी होगा। मोनोमर है पॉलीसैकेराइड का, ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये भी होगा। क्या नहीं होगा? फिर तो आंसर ऑप्शन डी बचता है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की जो स्टोरेज है वो पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होती है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। Which molecule do not contribute to the formation of biological membrane? बायोलॉजिकल membrane के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट नहीं करता, कौन सा मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं बनाता? तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये नॉर्मली रिसेप्टर वगैरह बना रहे होते हैं। फॉस्फोलिपिड तो मेन है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोप्रोटीन वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ये आपको नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अमाइनो एसिड डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ, हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा। ये कार्बन है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा दो, ये सबके अंदर सिमिलर है। एक तरफ ये ग्रुप लगा दो, ये सबके अंदर सिमिलर। असल कहानी इस आर ग्रुप के ऊपर आती है। ये आर डिफरेंट अमाइनो एसिड के अंदर डिफरेंट होता है। अगर एच है तो ये ग्लाइसिन होगा, अगर कुछ और है तो कुछ और होगा। आर इज एक्चुअली द थिंग जिसकी वजह से अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है अबाउट डैश अमाइनो एसिड हैज बीन फाउंड इन द सेल एंड टिश्यू। नॉर्मली कितने अमाइनो एसिड सेल्स और टिश्यू के अंदर मिलते हैं? तो याद रखना 170 अमाइनो एसिड आपको सेल्स या टिश्यूज के अंदर मिलते हैं। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की लाइन है। ठीक है, इनमें से 25 जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, और मोस्टली जो अमाइनो एसिड रोल प्ले करते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं। तो यहाँ पे कितने पूछे जा रहे हैं? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितने मिल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 170। आंसर इज ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं,
और अगले सवाल में आपसे कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, तकरीबन तमाम रिएक्शंस जो एक सेल के अंदर चल रहे होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में होते हैं? तो बेसिकली इसका आंसर एक्वस मीडियम होगा, क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर ही सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और एक्वस का मतलब है पानी, तो वाटर। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज वाटर। वाटर वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहे द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय। अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है प्रोटीन मॉलिक्यूल में वो किसकी वजह से? देखो होता यह है कि हमारे पास ये है डीएनए, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, और इस मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहां डीएनए में होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहां मैसेंजर आरएनए में होगा, और उसी की तरह का प्रोटीन बनेगा। अब सवाल ये होता है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का काम तो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है, तो ये तो नहीं है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड ट्रांसफर आरएनए वो तो सिर्फ पढ़ता है कि क्या आपके पास मैसेंजर आरएनए पे मैसेज मौजूद है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए ये भी नहीं हो सकता। आंसर यहां पे ऑप्शन ए बनता है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए के अंदर मान के चलो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए पे होगा और उसी के हिसाब से प्रोटीन बनेगा। तो आंसर यहां पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर बनता है वो ऑप्शन ए बनता है, स्टेटमेंट ए बनता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। ठीक है, तो आरएनए के अंदर भी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ रहा है मैसेंजर आरएनए में वो डीएनए की वजह से आ रहा है, तो आंसर यहां पे ऑप्शन ए बन जाता है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एल्डो फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, एल्डो फॉर्म यानी कि एल्डोस फॉर्म, एल्डिहाइडिक शुगर मोनोसैकेराइड की कौन सी है? देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटोन हो गया, ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है। अच्छा, इसी तरीके से फ्रक्टोज ये भी कीटोन है, इसी तरीके से राइबोलोज ये भी कीटोन। अब एल्डिहाइडिक कौन है? एल्डिहाइडिक आपके पास ग्लूकोज है, तो याद रखना एल्डिहाइडिक शुगर 6 कार्बन वाली जो है वो ग्लूकोज है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। कह रहा है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन। राइबोसोमल आरएनए कहां बनता है और कहां स्टोर होता है? तो राइबोसोमल आरएनए बनता है और स्टोर होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस। ठीक है, आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूक्लियोलस। आगे चलते हैं। कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके अंदर स्टोर होती है? तो हमने पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपको लिपिड के अंदर मिलते हैं। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है किसके अंदर? लिपिड के अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आंसर लिपिड बनता है, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है हीमोग्लोबिन इज अ डैश टाइप ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन किस टाइप का प्रोटीन है? फाइब्रस या ग्लोब्यूलर? तो कॉर्टनरी स्ट्रक्चर है, तो कॉर्टनरी स्ट्रक्चर में आपको फाइब्रस तो देखने को नहीं मिल सकता, ग्लोब्यूलर ही होगा, तो आंसर ऑप्शन बी बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है फ्री स्टेट में ग्लूकोज कहां प्रेजेंट होती है? अच्छा, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एग्जैक्ट लाइन है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ये कहती है कि फ्री स्टेट में जो ग्लूकोज होती है वो आपको तमाम फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलती है, तमाम फ्रूट्स में होती है, और सबसे ज्यादा ग्रेप्स के अंदर, ये डेट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो पंजाब बोर्ड की लाइन है। ठीक है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ऑल फ्रूट्स। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन फॉर वाटर टू वेपराइज? कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए वाटर में ताकि वो वेपराइज हो? तो हमें पता है वाटर के अंदर तो प्रिसाइजली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल तो बना ही कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। अब एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर आप तोड़ दोगे तो वाटर ही नहीं रहेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो आंसर है ही नहीं। तो सर आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो वाटर एक दूसरे से अलग होता है, इवेपोरेट होता है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है 3 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टू फॉर्म। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिला के आप क्या बनाते हो? 3 फैटी एसिड को मिला के और एक ग्लिसरॉल को मिला के आप ट्राइग्लिसराइड बनाते हो। आंसर यहां पे ट्राइग्लिसराइड हो जाता है। आगे चलते हैं। डैश इज द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड का? राइबोन्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड मिलती है तो एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड तो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। अगर यहां पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता तो फिर डीएनए हो जाता आंसर।
इसका मतलब है आंसर इज ऑप्शन सी। एटीपी और सीटीपी आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पॉलीमर की बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कंबाइंड फॉर्म में ग्लूकोज आपको कहाँ मिलेगी। तो जो कंबाइंड फॉर्म होती है, कंबाइंड फॉर्म में ग्लूकोज आपको डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, यानी कि कंबाइंड फॉर्म का मतलब ये मिल्क है बॉन्ड बना के, तो कंबाइंड फॉर्म में जो ग्लूकोज होगी वो बॉन्ड बना के आपको डाइसैकेराइड, यानी कि ऑब्वियसली अगर मैं माल्टोज की बात करूं तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके डाइसैकेराइड बना रहे, ठीक है। इसी तरीके से पॉलीसैकेराइड के अंदर भी मिलेगी, तो यहाँ दोनों फॉर्म के अंदर आपको मिल सकती है, डाइसैकेराइड में भी और पॉलीसैकेराइड में, नॉट मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज इटसेल्फ इज मोनोसैकेराइड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है ओवर 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ अ सेल कंस्टिट्यूट ऑफ। ड्राई वेट का मतलब क्या, एक सेल, उस सेल में से मैंने पानी निकाल दिया। अब अगर एक सेल में से मैंने पानी निकाल दिया तो पीछे जो कुछ बचा वो उसका क्या है, उसका ड्राई वेट है। अब इस ड्राई वेट के अंदर मोस्ट एबंडेंट क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो आपने याद रखना है मोस्ट एबंडेंट जो ड्राई वेट के अंदर आपको मिलेगा वो प्रोटीन होगा। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। केमिकल कंपोनेंट यानी कि मॉलिक्यूल को पढ़ना और प्रोसेस को पढ़ना, ये केमिस्ट्री के अंदर आता है। अब अगर ये केमिस्ट्री के अंदर आता है तो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो वो क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा। बहुत सिंपल। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। मेटा बोलोमिक्स कुछ कोई चीज नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। कह रहा है आइडेंटिफाई द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये सवाल रिपीट हुआ है तो आंसर यहाँ पे ग्लाइसिन होता है। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा बॉन्ड पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सेल्यूलर एक्टिविटी का मतलब ये कि जिसको तोड़ के आप एनर्जी हासिल करोगे। तो हमें पता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर एनर्जी अच्छी खासी स्टोर होती है और यही बेसिकली सोर्स है एनर्जी का। तो कार्बन हाइड्रोजन वुड बी द राइट आंसर। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इसी को तोड़ने की वजह से, हाइड्रोकार्बन को तोड़ने की वजह से आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। कह रहा है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो मोनोसैकेराइड के दरमियान आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में मिलेगा, अमाइनो एसिड के दरमियान ईस्टर बॉन्ड आपको लिपिड में मिल सकता है, ठीक है। अमाइड बॉन्ड हमने पढ़ना ही नहीं है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो यहां पे अगर आप देखो फॉस्फोलिपिड, असाइल ग्लिसरॉल या ग्लाइकोप्रोटीन, क्या होगा आंसर। अगर आप देखो तो यहां पे जो करेक्ट आंसर बनता है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला के आप क्या बना रहे हो, ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे हो। तो ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की कैटेगरी में चला जाता है। अब फॉस्फोलिपिड के अंदर दो डिफरेंट दो डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं, फॉस्फेट है, लिपिड है, सिंपल। चलो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अब अगले सवाल में आपसे कह रहा है एक पेप्टाइड चेन है जिसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा। तो मैंने आपको बार बार ये डिस्कस किया अभी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेनली होता है। तो आंसर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। डाइसल्फाइड और आयनिक बॉन्ड नॉर्मली आपको कहाँ देखने को मिलता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलता है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। आगे चलते हैं। क्या है डैश इज द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा। तो सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना वो है सेल्यूलोज, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से, और प्लांट सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि आपने इनमें से मोनोसैकेराइड को पिक करना है। अब मोनोसैकेराइड मोनोमर है और मोनोसैकेराइड की जब मैं बात करता हूं तो लैक्टोज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तो पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज दो ग्लूकोज से बनता है, डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। तो राइबोज जो कि एक 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाता है, ठीक है, राइबोज। आगे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्वीट होगा। तो सबसे ज्यादा स्वीट सबसे ज्यादा सिंपल होता है और आंसर यहाँ पे बन जाता है मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये इतने स्वीट नहीं होंगे मोनोसैकेराइड के मुकाबले में। आंसर ऑप्शन ए होता है। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड है सेल्यूलर मेम्ब्रेन के साथ। बार बार हमने जिक्र किया फॉस्फोलिपिड वुड बी द राइट आंसर। ये ऑलरेडी सवाल रिपीट हुआ है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। लेसेथिन
माइनस कोलिन इज इक्वल टू, अब लेसर देन माइनस कोलिन का मतलब क्या है? अगर आपको याद हो, ये ग्लिसरॉल, इस ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड लगाए, एक फॉस्फेट लगाया, और इस फॉस्फेट के साथ मैंने ऊपर जोड़ दिया कोलिन। तो ये जो स्ट्रक्चर बना फॉस्फोलिपिड का, इसको कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अगर मैं इससे कोलिन निकाल दूं तो पीछे ये जो स्ट्रक्चर बना था इसे क्या कहा था? फॉस्फेटिडिक एसिड कहा था। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि हमने लेसेथिन में से यानी कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन में से क्या निकाल दिया? फॉस्फेटिडाइल कोलिन में से कोलिन निकाल दिया। कोलिन निकाल दिया तो पीछे क्या बचा? फॉस्फेटिडिक एसिड बना। आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। इस सवाल में कह रहे हैं इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर ईस्टर बॉन्ड मिलेगा? अब ईस्टर बॉन्ड नॉर्मली आपको न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखने को मिलता है, न्यूक्लियोटाइड। तो क्या इसका आंसर ऑप्शन बी होगा या इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, फैटी एसिड इन अ ट्राइग्लिसराइड? अब देखो, फैटी एसिड इन ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड के दरमियान नहीं, फैटी एसिड के दरमियान नहीं होता। फैटी एसिड के दरमियान कोई ईस्टर बॉन्ड नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ईस्टर बॉन्ड ट्राइग्लिसराइड में होता है बिटवीन अल्कोहल यानी कि ग्लिसरॉल, अल्कोहल वहां पे ग्लिसरॉल होती है, और फैटी एसिड। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान आपको क्या मिलता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान आपको देखने को मिलता है ईस्टर बॉन्ड। अब सर, न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखने को मिलता है ईस्टर बॉन्ड जो कि न्यूक्लियोटाइड में होता है। यस, न्यूक्लियोटाइड के दरमियान आपको क्या मिलता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। तो वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड की एक टाइप है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। आगे चलेंगे। कह रहे इनमें से कौन सी चीज को आप डिफाइन कर सकते हो एज पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन? तो हमने डिस्कस किया एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें एक से ज्यादा OH हो, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, ये IUPAC की डेफिनेशन है। आगे चलेंगे अगले सवाल में। ह्यूमन बोन में कितने % पानी मिलता है? अगेन एक बुक लाइनर क्वेश्चन। तो 20% पानी मिलता है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब स्टार्च टूटता है तो स्टार्च के टूटने से क्या बनता है? माल्टोज और आइसोमाल्टोज, फिर वो आगे फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलें। विच वन ऑफ द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? इनमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसा है जो जीन एक्सप्रेशन में यानी कि जो प्रोटीन बनाने के प्रोसेस है उसके अंदर यानी कि बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर मेन रोल प्ले करता है? तो न्यूक्लियोहिस्टोन। न्यूक्लियोहिस्टोन, हिस्टोन इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर न्यूक्लियोहिस्टोन। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। वाई नॉट लाइपोप्रोटीन? लाइपोप्रोटीन का काम लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का, ग्लाइकोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड भी नहीं है। आंसर इज ऑप्शन बी। कह रहे द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ये हमने पढ़ा, कोहेजन है। किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। आंसर इज ऑप्शन है। आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट 18% ऑफ मैमेलियन सेल कंसिस्ट ऑफ, 18% आपको क्या मिलता है? सब पानी तो तकरीबन 70% आपको मिल सकता है ना। 18% क्या होता है? 18% प्रोटीन होता है नॉर्मली। एक मैं नॉर्मल सेल की बात करूं, मैमेलियन सेल की बात करूं। आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर केप्ट आउटसाइड द रिंग इन फ्रक्टोज? अब अगर आप फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो फ्रक्टोज जो कि एक 6 कार्बन वाली शुगर है, उसके अंदर जो रिंग बनती है वो फ्यूरेनोज रिंग बनती है, 4 कार्बन वाली। यानी कि रिंग के अंदर 4 कार्बन होते हैं, बाकी 2 कार्बन रिंग के बाहर होते हैं। तो कितने कार्बन रिंग के बाहर होंगे? आंसर इज ऑप्शन सी, 2। सिंपल, 6 कार्बन वाली है तो 4 अंदर है, 2 बाहर होंगे। सिंपल। आगे चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड को डिकम्पोज करना, तोड़ने के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? तो हमने पढ़ा था किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को बनाना ये कहलाता है कंडेंसेशन, जिसके अंदर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, पानी को निकाल के आप एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हो। जबकि दूसरा जो इसका उलट होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस, जिसमें आप पानी की मौजूदगी में किसी चीज को तोड़ रहे होते हो। दिस इज हाइड्रोलिसिस। आप अमाइनो एसिड को डिकम्पोज कर रहे हो। तो आंसर क्या हो जाता है? अमाइनो एसिड को डिकम्पोज करने के लिए, अमाइनो एसिड को तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए हाइड्रोलिसिस होगी। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आगे चलेंगे।
इस सवाल में कह रहा है मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। मोस्टली जो प्रोटीन होते हैं वो 20 ही तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। यहाँ पे आके हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के जितने क्वेश्चंस थे उन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और इस पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तमाम क्वेश्चंस डिस्कस हुए। तो आई होप सो कि यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लिया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।